नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और पेपर एकदम नजदीक है। पेपर नजदीक है मतलब अपने को एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। देखिए, आपको पता नहीं चला, आज से आपका यूपी स्पेशल स्टार्ट हो गया। बीच में मैंने 2 टॉपिक्स आपके स्किप किए हैं, इकोनॉमिक्स और आपका साइंस टेक। ठीक है, इकोनॉमिक्स और साइंस टेक रमन सर करा देंगे। इसके बाद एक संक्षिप्त की आपकी बच्चे की मतलब मुझे 1-1 घंटे की 2 क्लास और बनानी होगी और आपका करंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या है कि आपका लगभग 2.5 पेज में आपकी अपडेटेड यूपी स्पेशल लिखी गई है। ठीक है, लगभग 2.5 पेज हम लोग कह सकते हैं। इसके पीछे का जो चीज है ना, वो पिछली मैगजीन में लिखी गई है। ठीक है, पिछली मैगजीन में क्या था कि कुछ फैक्ट्स और भी हैं, उनमें कुछ फैक्ट्स और भी हैं जो क्योंकि वो थोड़ा बल्कि है तो उसमें कुछ फैक्ट्स और भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूंगा, देखिए एक ऑप्शन आपके पास क्या है कि हमने 1000 एमसीक्यू का सीरीज चलाया था। आज आपको 800 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आज आपको 800 एमसीक्यूज मिल जाएंगे और आपके पास इजी वे क्या है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत आपकी आएगी रिवीजन में। तो एमसीक्यू के थ्रू आप जितनी बेहतरीन रिवीजन कर सकते हैं अपने करंट अफेयर का, उसका कोई तोड़ है ही नहीं। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप एमसीक्यूज ज्वाइन कर लो और उसकी क्या करो ना, अपना रिवीजन तेजी से करना स्टार्ट कर दो एमसीक्यूज के थ्रू। ठीक है, तो आज आपके ग्रुप में 800 एमसीक्यू चला जा रहा है। इससे क्या आपका तैयारी और जबरदस्त हो जाएगा करंट अफेयर के लिए। यूपी स्पेशल 20 जून तक का, मैं बार बार हर टॉपिक स्टार्ट होने से पहले इसलिए बताता हूं कि 20 जून तक का जो अपना यूपी स्पेशल है, ठीक है, वो हमने क्या किया है, इसकी पहली वाली मैगजीन में कर लिया है और हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 6 सितंबर को देखो आपको लिखा हुआ है यूपी स्पेशल का न्यूज है और यहां से हम 20 जून तक का जो करंट अफेयर रहेगा वो हम लोग यहां पे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करेंगे आप लोग को चीजें समझ में आ गई हो। अच्छा, दूसरी बात, प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर लेना। ठीक है, देखो मैं करा उतना ही रहा हूं जितना आपको एडिशनल करना है। ठीक है, मैं 30 घंटे की आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं है, आपको मैक्सिमम 1-1 घंटे में 1-1 टॉपिक्स खत्म हो जा रहे हैं। तो एक आपका क्या है, 3-4 महीने का करंट अफेयर 1 घंटे में 1 टॉपिक का समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, मुझे पता है मुझे कितना कराना है, मैं इसके लिए काम भी उसी के अकॉर्डिंग करूंगा। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, यूपी मार्गदर्शी, नाम से पता चला है कि ये मार्ग का दर्शन कराएगी। ठीक है, मार्ग का दर्शन कराएगी क्या है, तो यूपी मार्गदर्शी नामक अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ठीक है, जो कि एक ट्रैकिंग ऐप है, जो कि क्या है, एक ट्रैकिंग ऐप है। ठीक है, कि बस को आप ट्रैक कर सकते हो। अच्छा, इसके पहले क्या होता, सर थोड़ी सी वॉइस को स्लो कर लिया क्योंकि बाहर की आवाज आ रही है। तो देखिए इसके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कि जन सेवा केंद्रों के माध्यम से यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 1.5 लाख जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं के शुभारंभ किया था। ठीक है, परिवहन सेवाओं का भी शुभारंभ किया था। ये घटना क्या है, आपके डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप के पहले की है। ठीक है, डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप के पहले की है। अच्छा, जब गवर्नमेंट ने डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप स्टार्ट किया, उसी के साथ सरल परिवहन हेल्पलाइन नंबर भी स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, 149। तो डायरेक्टली आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि सरल परिवहन हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो सरल परिवहन हेल्पलाइन नंबर कितना आपका, 149। तो आपको क्या करना है, एक तो याद करना यूपी मार्गदर्शी क्या है, तो ये डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप है। सरल परिवहन क्या है, तो 149 इसका नंबर, हेल्पलाइन नंबर है। अब देखो यहाँ पे इसके डेवलपमेंट के लिए कुछ एमओयू हुआ है। ऊपर जो जन सेवा केंद्र से रिलेटेड बात बोली गई है, तो जन सेवा केंद्र से रिलेटेड जो बात बोली गई है वो परिवहन विभाग और सीएससी के बीच में समझौता हुआ है। और जो इसकी आपका डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप है, ठीक है, ये जो घटना है ये आईटी खड़गपुर और परिवहन विभाग के बीच की ये एमओयू है। ठीक है ना, तो सिंपल सी इसमें बात थी। मैं कहूंगा इसमें क्या फैक्ट याद रखना है, इस एप्लीकेशन को दिमाग रखिए और आपका जो हेल्पलाइन नंबर है ये नाम याद रखिए। अब नेक्स्ट क्या है, गोरखपुर में क्या हुआ है, हमको पता है कि गोरखपुर में भाई थोड़ा नेपाल नजदीक है। ठीक है, तो गोरखा आपको इजीली देखने को मिलती है। गोरखा का जो छवि है ना, वो गोरखपुर में आपको देखने को भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि गोरखपुर का नाम जो है, ठीक है, गुरु गोरक्षनाथ जो गोरखा नाम पड़ा है, गुरु गोरक्षनाथ के नाम पे ऐसा माना था कि वो नाम पड़ा उन लोग का। ठीक है ना, तो ये गोरखा युद्ध स्मारक का सौंदर्यीकरण कार्य एवं संग्रहालय परियोजना कहां स्टार्ट की गई, तो स्टार्ट की है गोरखपुर में। वो स्टार्ट की कहां, गोरखपुर में। अच्छा, ये सोचना बड़ा सिंपल था, गुरु गोरखनाथ से हम लोग इजिली क्या कर सकते हैं, गोरखा युद्ध स्मारक को कनेक्ट करके तुक्का भी कभी मारना रहता तो वो मार लेते इसको। नेक्स्ट आइए आप लोग, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण नीति। ठीक है, अभी क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो घटक है, कंपोनेंट्स हैं, उनके विनिर्माण को लेके, उनके मैन्युफैक्चरिंग को लेके यूपी गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आई। ठीक है, और ये पॉलिसी क्या है, कह रहा है कि इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है कब, तो पॉलिसी को मंजूरी दी गई है 2 सितंबर को। जानना 2 सितंबर को पॉलिसी की मंजूरी दी गई है, लेकिन ये पूर्व में जाके, ये पूर्ववर्ती रूप से देखेंगे, ये कह रहा कि कब से वैध होगी, कब से लागू होगी, तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है, लागू होगी आने वाले 6 ईयर तक। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2025 से अगले 6 वर्षों तक ये लागू रहेगी। ठीक है ना,
6 वर्षों तक। ये 6 ईयर का कॉन्सेप्ट मेरे भाई याद रखना, क्योंकि हम अक्सर 5 साल सोच के इसको को गलत मानेंगे। 6 वर्षों में गवर्नमेंट ने कितना फंडिंग रखा है, कितना बजट रखा है? तो गवर्नमेंट ने बजट रखा आपका 5000 करोड़, 5000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के द्वारा बजट को मतलब निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है निर्यात प्रोत्साहन नीति। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये प्री में आए ना आए, ये हमको जानना चाहिए कि जो हमारा मेंस रहेगा तो मेंस में इस नीति का बेहद इंपॉर्टेंस है। चांस है मेरा मानना कि ये उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 to 30, ठीक है, ठीक। और ये डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ जाए। निर्यात का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट होता है कि इंपोर्ट होता है, बताइए आप, ठीक है। चलिए आइए हम लोग निर्यात प्रोत्साहन नीति देखते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, मतलब हमको बेचना है। अब समझते हैं हम लोग बात को, कह रहे 2025-30 अब इसमें देखिए क्या बात बोला गया है, इस नीति के तहत बोला गया भाई इसमें 30 है, तो मतलब इसमें टारगेट यही है कि हम 2030 तक आते आते क्या टारगेट पार कर लेंगे। तो अगर बोले टारगेट वर्ष कितना है, तो इस नीति का टारगेट वर्ष है 2030। सिंपल चीजें सोचा देखो। और बोला क्या गया है, कह रहा है कि भाई अभी तक जो रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स की संख्या थी, ठीक है, रजिस्टर्ड जो एक्सपोर्टर्स की संख्या थी उनमें क्या है 50% की वृद्धि करना। तो रजिस्टर्ड निर्यातकों की संख्या में 50% की वृद्धि करना ये लक्ष्य है, ठीक है। लक्ष्य है कि 2030 तक रजिस्टर्ड निर्यातकों की संख्या में आपका 50% की वृद्धि करना। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल समझने के लिए, अभी तक मान लो 100 निर्यातक रहे, तो 30 तक कितने हो जाएंगे, 50% की इसमें वृद्धि होगी तो 150 हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि मान लो कि अब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से क्या है कि हम इसका उद्देश्य क्या है कि देश के सभी जनपदों, 75 जनपद है, तो उन सभी जनपदों में निर्यात गतिविधियों को, जो निर्यात गतिविधियां हैं उनमें क्या किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, या निर्यात गतिविधियों से सभी जिलों को जोड़ा जाए। अगर आप निर्यात गतिविधियों से सभी जिलों को जोड़ दिए, फॉर एग्जांपल जैसे यूपी का बुंदेलखंड बेल्ट बड़ा पिछड़ा बेल्ट है, अगर हमने निर्यात गतिविधियों से, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बन गया, तो अब एक्सप्रेसवे बढ़ गया तो भाई अब तो निर्यात गतिविधियां तेज होनी चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, जो क्षेत्रीय असंतुलन है मेरे भाई वो कम होगा। देखो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन गया ना, अब देखना बुंदेलखंड बहुत तीव्र गति से डेवलप करेगी, ये आपको मैं लिख के दे सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट ने आउटसोर्सिंग सेवा निगम सर्विस निगम की नींव रखी, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि कैसे नींव रखी गई, तो जो कंपनी एक्ट है 2013 उसी के सेक्शन 8, ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत इस निगम की नींव रखी गई। ये कह रहा है कि ये निगम है, ये एक गैर लाभकारी ऑर्गेनाइजेशन है, लगभग एनजीओ के रूप में ये काम करेगी, ठीक है, एनजीओ के रूप में ये काम करेगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, ठीक है, देखो कह रहा है कि इसका काम क्या होगा, इस निगम का काम होगा कि आउटसोर्सिंग किए गए जो कर्मी हैं उनको मिनिमम पारिश्रमिक क्या हुआ, इनका भुगतान सुनिश्चित हो, ये चीज का ध्यान रखना। आउटसोर्सिंग कर्मियों को न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान हो, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अभी हमने गोरखपुर में क्या देखा कि गोरखा म्यूजियम से संबंधित हमने एक फैक्ट देखा। गोरखपुर में ध्यान देना, यूपी की उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र रख रहा है। गोरखपुर में क्या है, यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र रख रहा है। कहां पे, गोरखपुर में। किसके द्वारा लगाया जा रहा है, तो टोरेंटो समूह के द्वारा लगाया जा रहा है, ध्यान, टोरेंटो समूह के द्वारा इसको लगाया जा रहा है, टोरेंटो समूह के द्वारा। तो टोरेंटो समूह ये भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका टोरेंटो समूह ही है। यही क्वेश्चन बन के जाएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में ये भी लिख सकता कि गोरखपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का लोकार्पण किया गया। यह किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है, ऐसे लिखा टाटा ग्रुप्स के द्वारा, टोरेंटो समूह के द्वारा, ठीक है। जो गोरखपुर वाले होंगे उनको तो और भी यहाँ पे जो लोकल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे उनका नाम देके फंसा सकता है, ठीक है ना, तो रेडी रहना आप लोग। नेक्स्ट आते हैं बांके बिहारी जी मंदिर, जो है कहाँ का, तो मथुरा, ठीक है, बांके बिहारी मंदिर जो मथुरा के वृंदावन में स्थित है, तो उसके लिए एक न्यास विधेयक लेके आया गया। क्यों लाया गया, ताकि हम क्या करें, एक न्यास बोर्ड का न्यू रख सके, न्यास बोर्ड का न्यू रख सके, ठीक है। अच्छा, ये न्यास बोर्ड की न्यू की बात क्यों बोली गई होगी, तो न्यास बोर्ड की न्यू की बात ये बोली होगी ताकि जब बांके बिहारी मंदिर है उसकी मैनेजमेंट को और क्या किया जाए, उसकी मैनेजमेंट को और बेहतर बना सके, मैनेजमेंट को और प्रभावी बनाया जा सके। इसी के लिए बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक का न्यू रखा गया, ठीक है, ताकि ऐसा हम लोग इससे संबंधित एक बोर्ड का गठन कर सके। अब आपसे क्वेश्चन आएगा मेरे भाई कि अब बोर्ड के मेंबर्स की न्यू कौन रखेगा, बोर्ड के मेंबर्स का गठन कौन करेगा, कौन बताएगा कि भाई मेंबर्स कौन होंगे, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, बिल ला रही है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सदस्यों की नियुक्ति भी करेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान से देखिए।
उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, ठीक है, जानना ये अभिलेख विधेयक क्यों जरूरी है? तो देखो होता क्या है कि अक्सर देखा जाता है कि विरासत में कुछ दिक्कतें पाई जाती हैं, ठीक है, मतलब नाम में कुछ गड़बड़ियां हो गई। तो जैसे मान लो मेरा नाम है निशांत त्रिपाठी, मुझे विरासत हुआ, ठीक है, और कहीं गलती से नितांत टाइप हो गया तो वो ढूंढेंगे नितांत कौन था, ठीक है ना, फिर वो डिस्प्यूट में आ जाता है। तो कह रहा है विरासत विक्रय के ड्यूरेशन में क्या होता है, कभी कभी कुछ नामांतरण में दिक्कत आ जाती है, कुछ संशोधन कराया जाता है, बेसिकली लिपिगत कुछ त्रुटि आ जाती है, टाइपिंग में कुछ त्रुटि आ जाती है, ठीक है, और उन त्रुटि के सुधार में आपकी हालत खराब हो जाती है। तो इसी के समाधान के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक लाई, ठीक है। अब आप देखिए कह रहा है घरौने निर्मित होने के पश्चात होने वाले किसी विरासत या किसी की विक्रय सेलिंग में आदि के कारण नामांतरण में, संशोधन में, ठीक है, तथा किसी लिपिगत किसी टाइपिंग फॉर्म में अगर कोई एरर्स आ जाता है, किसी चीज का लोप हो जाता है, कुछ चीज गायब हो जाती है, ठीक है, मतलब एक तो गलती, मतलब निशांत त्रिपाठी की जगह निशांत शुक्ला लिखा गया, ठीक है, एक क्या निशांत को लिखा गया, त्रिपाठी लिखा है नहीं, तो कुछ चीज का लोप हो गया, तो उसके सुधार का एक व्यवस्था बनाया गया है, ठीक है, इसमें प्रावधान किया गया उससे सुधार से रिलेटेड, ठीक है, उसकी उस चीज की क्या करना, अद्यतनीकृत करना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, अपडेट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिविनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना। देखो ये पहली बात, इस छात्रवृत्ति योजना को आप दिमाग में रखना, इस छात्रवृत्ति योजना को किसके सहयोग से, पेपर में आ सकता क्वेश्चन कि ये छात्रवृत्ति योजना किसके सहयोग से जारी की जा रही है, तो यूके के सहयोग से जारी की जा रही है, यूके के द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, यूके के फॉरेन कॉमन आपका वेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस FCDO, ठीक है, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस के सहयोग से इसको जारी किया जा रहा है या इसको संचालित किया जा रहा है, किसके, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। इसके तहत बोला क्या गया है, तो देखिए बोला जो गया वो यहां पर लिखा गया, कह रहा है कि इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश 5 प्रतिभाशाली छात्रों को, कितने, तो 5 प्रतिभाशाली छात्रों को कहां पे, यूपी में मास्टर्स डिग्री लेने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। अब देखो यहां पे क्या क्लियर, मेरी बात ध्यान देना भाई, यहां पे ये नहीं लिखा गया कि ग्रेजुएट की डिग्री के लिए, यहां लिखा मास्टर्स डिग्री, तो एक तो मास्टर्स डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5 प्रतिभाशाली छात्र है, इसी को 50 लिख देगा, ठीक है, जानना, तो यही सब चेंजिंग आपको करेगा और परेशान करेगा। नेक्स्ट आपका चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, देखो 2 लिंक एक्सप्रेसवे हमको पढ़ना है। एक लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की बात बोली गई है, उसका नाम है चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। तो नाम से ही है कि बेसिकली चित्रकूट को किससे कनेक्ट किया जाएगा, तो चित्रकूट को कनेक्ट किया जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से, किससे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से इसको कनेक्ट किया जाएगा। देखो अब देखो इससे क्या होगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट जुड़ जाएगा और चित्रकूट का एक जो द्रुतगामी गति है, जैसे निर्यात प्रोत्साहन नीति है, आप कनेक्ट हो जाएगा तो चित्रकूट वाले एरिया में भी क्या होगा, एक्सपोर्ट का काम, इंपोर्ट का काम, ट्रेड का काम, डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो कह रहा है कि ये लिंक एक्सप्रेसवे जो है कितने किलोमीटर का है, तो 15 किलोमीटर से अधिक है, कितना, 15.172 किलोमीटर, मेरे भाई ध्यान देना, कितना किलोमीटर, 15.172 किलोमीटर की इसकी इस लिंक एक्सप्रेसवे की लेंथ है। और ये लिंक एक्सप्रेसवे 939.67 करोड़, हम लोग कह सकते हैं बेसिकली लगभग 940 करोड़ की लागत से बन रहा है, कितना, 940 करोड़ की लागत से बन रहा है, ठीक है, ये लिंक एक्सप्रेसवे, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा इसके असल में बात करें तो एक परियोजना का नाम लिखा है, वो है एक्वाकल्चर परियोजना। तो नाम में एक्वाकल्चर है तो कहीं ना कहीं क्या है, इसका संबंध क्या होगा, मछली से होगा, ठीक है, मतलब जलीय खेती से होगा, जलीय खेती से होगा। तो जलीय खेती में भाई मछली की जगह मछली लिख गया है, ठीक है, इसको ध्यान देना, मछली होगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है एक्वाकल्चर परियोजना में, कह रहा भैया कि इस परियोजना के तहत स्टेट क्या करेगी, एक प्रशिक्षण केंद्र की, एक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करेगी, एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करेगी। अब आप बोलोगे सर कोई मछली मारने में, मछली उगाने में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना क्यों जरूरी है, तो देखो कौन सी ब्रीड की मछली लगाई जाए, किसकी डिमांड है मार्केट में, ठीक है, कैसे उनका पालन पोषण किया जाए, कितनी बड़ी होने पर उनको मतलब मार के निकाला जाए, ठीक है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके लिए क्या किया जाएगा, एक मछली उत्पादों के निर्यात हेतु, मछली उत्पादों के निर्यात हेतु क्या किया जाएगा, एक आपका बायो बैंक बनाया जाएगा। मछली उत्पादों के निर्यात हेतु क्या बनाया जाएगा, तो मछली उत्पादों के निर्यात हेतु एक बायो बैंक की स्थापना की जाएगी, ध्यान देना, ठीक है, मछली उत्पादों के निर्यात हेतु क्या किया जाएगा, एक बायो बैंक की स्थापना की जाएगी, ठीक है, ये जानना यहाँ पे, बायो बैंक बोला हूं, बाय बैंक है, बायो बैंक नहीं बाय बैंक है,
ठीक है, कितना बजट है? 4000 करोड़ रुपया बजट है इस योजना के लिए। इस परियोजना के लिए कितना बजट है? 4000 करोड़। यहां मेरे भाई फंसाएगा आपको, 4000 करोड़, ठीक है ना। क्या आप लिखेगा? एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये विश्व स्तरीय, ठीक है, एक राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। यहां पे आपको फंसा सकता है, ठीक है, यहां फंसा देगा। अब ये बजट कितना है? 4000 करोड़ का है, ये 400 करोड़ दिख देगा, ठीक है, ध्यान देना। कह रहा है कि इसके साथ ही क्या किया गया है? यूपी एग्रीज परियोजना, मतलब इस परियोजना के तहत कह रहा है, इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने यूपी एग्रीज परियोजना के तहत जेवर हवाई अड्डा है नोएडा में, ठीक है, कह रहा है कि जेवर हवाई अड्डा के निकट एक एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित किया जाएगा, ठीक है। जेवर हवाई अड्डा के नजदीक क्या स्टार्ट किया जाएगा? एक एग्री एक्सपोर्ट हब की नींव रखी जाएगी। कहां पे? जेवर हवाई अड्डा के नजदीक। अब ये एग्री एक्सपोर्ट हब स्थापित जो किया जा रहा है, तो ये इसमें क्या है? एक और लोग हैं जो अनुदान सहायता देने वाले हैं। कौन? एक और लोग हैं जो अनुदान सहायता अर्थात सब्सिडीज देने वाले हैं, अनुदान सहायता देने वाले हैं। तो वो कौन है? तो कह रहा है कि स्थापित करने हेतु इनोवा फूड पार्क कोलार को भी अनुदान सहायता की मंजूरी प्रदान की गई, ठीक है। तो एग्री एक्सपोर्ट हब जो बनाया जा रहा है जेवर हवाई अड्डे के पास, तो इसमें अनुदान सहायता के लिए मंजूरी दे दी गई है। किसको? तो वो है इनोवा फूड पार्क को, इनोवा फूड पार्क को। नेक्स्ट देखेंगे मेरे भाई, नेक्स्ट क्या है? तो आपकी स्क्रीन पे WHO और हर्बल औषधियों के लिए, WHO और हर्बल औषधियों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यालय लगाया गया, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय नियामक, ठीक है, सहयोग कार्यालय लगाया गया, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए ये कार्यशाला लगाया गया, ठीक है, कार्यक्रम। तो इस कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया? गाजियाबाद में। इस कार्यशाला का आयोजन कहां हुआ? गाजियाबाद में। कह रहा है कि इस पूरी कार्यशाला के लिए आयुष मंत्रालय ने क्या किया? आयुष मंत्रालय द्वारा WHO और भारतीय चिकित्सक एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग, WHO एवं भारतीय जो भेषज संहिता आयोग है, उनके सहयोग से इसको संचालित किया गया, उनके सहयोग से इसको संचालित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025। तो सीएम यानी चीफ मिनिस्टर युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 का आयोजन कहां किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहा मेरे भाई? लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। प्रदेश में पहली बार युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक बिजनेस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। तो ये है क्या? तो ये एक बिजनेस कॉन्क्लेव है जिसका काम क्या है कि युवा में एंटरप्रेन्योरशिप अर्थात उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना, ठीक है, ठीक है, युवा में उद्यमिता को भावना में बढ़ावा देना। तो कभी भी मेंस में क्वेश्चन आएगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत कैसे पा पाएगी, यूपी कैसे पाएगी, ठीक है, स्वरोजगार के लिए यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ये सारे कॉन्क्लेव्स की एग्जांपल्स हम लोग उसमें शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे लिखा है युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन। तो युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन किया गया आपका मेरे भाई, इसका आयोजन हुआ है आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहां? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इस युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन की थीम क्या है? इसका मुख्य विषय क्या है? तो वह नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत, ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या है? तो नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत, नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत। नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश UNDP के बीच में समझौता हुआ। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उत्तर प्रदेश के किस कार्यालय? तो उत्तर प्रदेश का कार्यालय राहत आयुक्त कार्यालय, राहत आयुक्त उत्तर कार्यालय, ठीक है, उत्तर प्रदेश और UNDP के बीच में एक MOU हुआ है। ध्यान देना किस चीज को लिखे? तो यहाँ पे सीधे नाम क्या लिखा है? राहत आयुक्त। तो राहत किससे देना है? आपदा से। तो कह रहा है कि राज्य में आपदा प्रबंधन को हम ज्यादा प्रभावी बना सकें, मैनेजमेंट को हम और इफिशियंट बना सकें और प्रभावी बना सकें, उसको समन्वित कर सकें, बैलेंस कर सकें, साइंटिफिक तरीके न अपनाएं और सशक्त बनाने के उद्देश्य से हम आपदा प्रबंधन को वैज्ञानिक बनाएं, आपदा प्रबंधन को सशक्त, उसको समन्वित और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय ने UNDP के साथ एक MOU साइन किया। नेक्स्ट मेरे भाई देखिए, कह रहा उत्तर प्रदेश में अगर भाई कोई अपनी पत्नी के नाम, अपनी बेटी के नाम या अपनी ठीक है, हाँ इन्हीं दो के नाम, गर्लफ्रेंड के नाम नहीं, ठीक है मतलब अगर कोई महिलाओं के नाम कोई आप जमीन खरीदते हैं तो भाई जो स्टाम्प ड्यूटी लगती थी अब उसमें 1% की और छूट मिलेगी। ऑलरेडी थोड़ा कम लगता था बट अब 1% की और छूट मिलेगी। हालांकि यहाँ पे बाउंड्री डिसाइड कर दिया गया है कि 1 करोड़ से अधिक की वो संपत्ति नहीं रहनी चाहिए, यानी 1 करोड़ से अधिक संपत्ति अगर आप महिला के नाम करते हैं, अब आम घर के नहीं है, अब सक्षम घर के हैं, फिर गवर्नमेंट कहेगी जितना महिला का वाला था वो दो उतना पैसा, कोई छूट नहीं है। तो बाउंड्री कितनी है? 1 करोड़। बाउंड्री कितनी मेरे भाई? 1 करोड़ है। ये भी याद रखो। छूट कितना है? 1%। छूट कितना? यही लिख देगा 1% कर दिया जाएगा। कि छूट कह रहा है
स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट की जाएगी, ना कि स्टाम्प शुल्क को 1% किया जाएगा। यहां पे टर्म्स है मेरे भाई, उसको क्लियर समझना आपको। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान का उन्नयन। भाई उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक संस्थान है, पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या कितनी बोली गई गवर्नमेंट की तरफ? 121। तो कह रहा है कि अभी टीटीएल अर्थात टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से, किसके? टीटीएल के सहयोग से, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से 121 जो राजकीय पॉलिटेक्निक आपके ठीक है संस्थान है, उनके उन्नयन को क्या किया गया? उनके उन्नयन को मंजूरी दी गई और बोला गया भाई कि यहाँ टीटीएल करेगी क्या, उन्नयन के लिए क्या करेगी? तो जो ये पॉलिटेक्निक संस्थान है, जो राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है, उनमें क्या करेगी? उनमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर्स की स्थापना करेगी। उनमें टीटीएल क्या करेगी? एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना करेगी मेरे भाई। चलिए भैया नेक्स्ट आते हैं, उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी शोकेस, ये एक कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन, ठीक, एग्रीकल्चरल और एग्री में एग्री है, एग्रीकल्चर है, टेक में टेक्नोलॉजी है, तो एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी शोकेस, इस कार्यक्रम का आयोजन अभी हाल ही में क्या किया गया? तो मेरठ में। इस कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? मेरठ में। देखो मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय है, उस कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है मेरे भाई? उस कृषि विश्वविद्यालय का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आया हुआ है, ध्यान, ठीक है, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो कह रहा है कि अब नीचे वाला जो पॉइंट मेरे भाई ना, वो इसी के बारे में बोला गया, इसी के बारे में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब एवं ठीक है और टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और जयंत चौधरी जी के द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान जी और जयंत चौधरी जी का संबंध भी है आपके मेरठ से, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये दोनों फैक्ट्स एक दूसरे से ही इंटरलिंकेज थे, ठीक है ना। आगे आइए, सारनाथ अभी न्यूज में क्यों है कि सारनाथ में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सारनाथ कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर, क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा बौद्धिज्म में, ठीक है, एक महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि पर्व है, तो आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर, ठीक है, कह रहा है कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित मूल गंध कुटी विहार में आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया, ठीक है, क्या मनाया गया? आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया। अच्छा, धम्मचक्र को किस चीज से? देखिए भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की घटना हो, धम्मचक्र की घटना हो, ठीक है, इन घटनाओं को आपको पेपर में क्वेश्चन आता है। जो गृह त्याग की घटना किसको कहते हैं, प्रथम उपदेश की घटना को क्या कहते हैं, उनकी देहावसान की घटना को क्या कहते हैं, ठीक है, ये सब चीजें आपको दिमाग में रहना चाहिए मेरे भाई। नेक्स्ट है सोनभद्रा। सोनभद्रा में भी नव्या व्यवसायिक प्रशिक्षण पहल का उद्घाटन किया गया। इसको नव्या व्यवसायिक प्रशिक्षण पहल की घोषणा की गई। देखो कितने एज ग्रुप के लिए, बच्चियों के लिए? तो 16 से 18 ईयर की एज ग्रुप की जो बच्चियां हैं उनको व्यवसायिक ट्रेनिंग देना, उनको व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, ठीक है, कि ये एक योजना है और इसके साथ साथ उनमें आत्मसम्मान और सामाजिक भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करना होगा। ये सारी बातें बोली गई है। एक तो क्या है, उनको व्यवसायिक तौर पे उनका उन्नयन करना, ठीक है, साथ ही साथ भाई व्यवसायिक तौर पर उन्नयन करोगे तो उनका आत्मसम्मान तो वैसे ही बढ़ेगा, सामाजिक भागीदारी भी बढ़ेगी। ये सारी बातें इसमें बोली गई हैं। आपको यहाँ पे फंसाएगा एज ग्रुप से 16 से 18 लिख देगा, 18 वर्ष तक की बच्चों को या 16 वर्ष तक की बच्चों को, 18 वर्ष तक की बच्चों का उन्नयन करना, 14 से 18 वर्ष तक की बच्चों का उन्नयन करना, या 18+ बच्चियों के में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ऐसे कुछ दे देगा, ठीक है, रेडी रहना। नेक्स्ट है बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त यात्रा योजना। देखो ये दोनों योजनाएं पहली बात किसके द्वारा स्टार्ट की गई? तो बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना एक अलग योजना है और एक है पंच तख्त यात्रा योजना, ये एक दूसरी योजना है। देखिए ठीक है, पंच तख्त यात्रा योजना एक क्लियर सी बात है, ये कहीं कहीं सिख धर्म से रिलेटेड है, तो सिख श्रद्धालुओं से रिलेटेड है, और बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, बौद्ध धर्म के जो तीर्थयात्री हैं, वो बौद्ध से रिलेटेड जो तीर्थ हैं वहां पे जाके घूम सकें, अपने जो अतीत है उसको जान सकें, ठीक है, उसका संवर्धन कर सकें, ठीक है। और सिख श्रद्धालुओं के लिए जो ये योजना स्टार्ट की गवर्नमेंट बोले कि भाई हम इन तीर्थयात्रियों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरे भाई ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे। ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे, देखो यहाँ पे 2 एक्सप्रेसवेज है, एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे
और एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ऊपर मैंने बात किया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को, किससे, देखो बुंदेलखंड को हम लोग किससे कनेक्ट करने वाले थे, देखो ऊपर हमने बात किया है चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे जो कि कनेक्ट करके किसको करेगी, बुंदेलखंड को। और यहां हम बात किसकी कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे की। वो लगभग 15 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था, ठीक है, लगभग 940 करोड़ रुपए उसकी लागत थी। ये जो ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये दो एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगी, एक है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और एक आपका है क्या, तो एक आपका है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किन पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी, और उन पॉइंट्स का नाम लिखा है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे एक गांव है भलिया गांव, क्या मेरे भाई, यहां पे देखो लिखा है भलिया, बलिया नहीं लिखा है, भलिया गांव लिखा है। और यहां पे लिखा है कि जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गांव है उसका नाम है पहानसा ग्राम। क्या नाम है, पहानसा ग्राम। तो कह रहा है कि इन दोनों एक्सप्रेसवे, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हो गया और ये आपका क्या हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस हो गया, ठीक है ना। तो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का ये मान लो आपका भलिया ग्राम हो गया, और एक कनेक्ट किसको कर रहा है, ये पहानसा ग्राम को कनेक्ट कर रहा है, किसको, पहानसा ग्राम को, ठीक है, पहानसा ग्राम को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये कितने है, लगभग 49.9, ये हम लोग 50 किलोमीटर बोल सकते हैं, बट लगभग 50 किलोमीटर की ये परियोजना है। कितना, 50 किलोमीटर की ये परियोजना जानना। ये लिंक एक्सप्रेस कितने किलोमीटर का है, 50 किलोमीटर का। यहां पे भी लिख लो आप 50 किलोमीटर, ठीक है ना, 50 किलोमीटर की ये परियोजना है, ठीक है। 6 लेन इसकी चौड़ाई है, भविष्य में इसको 8 लेन तक विस्तारित किया सकता है। कह रहा है इस परियोजना को ईपीसी यानी इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन किस मॉडल मोड पे क्रियान्वित किया जाएगा, इसको ईपीजी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड पे इसको क्रियान्वित किया जाएगा, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड पे। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव कहां मनाया गया, तो लखनऊ में। आम महोत्सव कहां मनाया गया, अभी लखनऊ में, ठीक है। अब आने वाले आई थिंक 5 मिनट में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है, बस 5 मिनट में, इतना देखो, आधे घंटे का आपको अपडेट करना था, ठीक है। आइए यहां आप देखिए, अभी क्षेत्रीय परिषदें, तो हमको पता है कि भाई क्षेत्रीय परिषदों का गठन कब किया गया बता दो, तो हमको पता है कि क्षेत्रीय परिषदों में, ठीक है, एक है मध्य क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी परिषद है, दक्षिणी परिषद है, ठीक है, पूर्वी है, पश्चिमी है, नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के लिए क्षेत्रीय परिषदें नहीं है, उनके लिए अलग व्यवस्था किया गया है। इनका मुख्यालय कहां पे है, सेंटर कहां पे, आप बता सकते हो। कह रहा है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की अभी 25वीं बैठक कहां हुई है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहां हुई है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल है, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है। और अध्यक्षता किसने किया, चूंकि क्षेत्रीय परिषदों का हेड अमित शाह जी हैं, अर्थात जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय होता है, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो अमित शाह जी ने अध्यक्षता किया। मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट है मोटर वाहन यान कराधान विधेयक 2025। धन्यवाद। ये क्या करती है, जो 1997 की एक्ट है उसकी धारा 4 और 9 में संशोधन करती है। जो मोटर वाहन यान कराधान अधिनियम लाया गया, संशोधन अधिनियम लाया गया, ये 1997 की एक्ट की, मोटर वाहन एक्ट 1997 में कि 2 धाराओं में चेंजिंग करती है। वो 2 धारा क्या है, धारा 4 और धारा 9। ये कहती है कि विभिन्न लेवल्स पे, ठीक है, विभिन्न कर रखते थे, कुछ मासिक कर लगते थे, कुछ त्रैमासिक कर लगते थे, कुछ वार्षिक कर लगते थे। अब उनको हटा के, उन मासिक, 2 मासिक, त्रैमासिक करों को हटा के क्या किया गया है, ठीक है, ये करो को हटा क्या किया गया है, एक यूनिक कर बना दिया गया है, और एक ही बार आपको कर देना होगा, ठीक है। देखना सर, बस 2 मिनट, ठीक है। तो एक बार कर व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है, एक बार ही कर व्यवस्था कर दी गई है, ओके, ये बात। अब देखो यहां पे बताया है, कह रहा है कि भैया कि जो 2 पहिया वाहन है, जो 3 पहिया वाहन है, मोटर वाहन है, 4 व्हीकल्स है, या 75 किलोग्राम तक के जो वाहन है, उनके लिए जो डिफरेंट लेयर पे जो टैक्सेस लगते थे उनको हटा के एक बार ये कर दिया गया। ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। करों को, टैक्सेशन सिस्टम को आप जितना इजी बनाओगे, लोग टैक्स प्रेम में उतना ही रुचि दिखाएंगे, ठीक है। आते हैं उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन को समझते हैं। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन, तो क्या रहा, गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में इस मिशन की का घोषणा किया गया। इस मिशन के तहत 5 समितियों का, इस मिशन के संचालन के लिए 5 समितियों का गठन किया गया। तो इस मिशन के संचालन के लिए जिन 5 समितियों का गठन किया गया, वो एक क्या है, एक शासी काउंसिल है, एक राज्य संचालन समिति है, राज्य कार्यकारिणी समिति है, राज्य कार्यक्रम एवं प्रबंधन समिति है, और जिला कार्यकारिणी समिति है। ये 5 समितियां है, शासी परिषद, राज्य संचालन समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यक्रम एवं मैनेजमेंट समिति, जिला कार्यकारिणी समिति। ये 5 समितियां हैं। तो इसके लिए कितनी समितियों का प्रस्ताव है, तो 5 समितियों का, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत, ठीक है। ये कह रहा है
कि यह मिशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इस मिशन को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, अब देखो हम लोग कुछ एक्ट पा गए, यहाँ पे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पा गए, हमको याद रखना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट 1997 है, ये हमको याद रखना चाहिए। कुछ कुछ चीजें हम लोग पा जा रहे हैं ना, उसको मेरे भाई हमको छोड़ा नहीं है, एक एक चीज हमको याद कर लेनी होगी उसके लिए, ठीक है। चलिए, श्रम विभाग इस मिशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी। नेक्स्ट क्या है और लास्ट टॉपिक है, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। द्रौपदी मुर्मू जी ने इस आयुष विश्वविद्यालय की क्या उद्घाटन किया। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय हमको बताया, ठीक है। ये इतने फैक्ट्स हैं। सिंगमा से हमको बताया हमने, नेक्स्ट जो हमारी इसकी पहली वाली आदृष्टि आई थी 3-4 महीने पहले, हमने 3 महीने पहले उस आदृष्टि में सिंगमा के आगे के सारे फैक्ट्स किया। तो मैं कहूंगा इसकी उधर का वहां कर जाओ, ठीक है। मैंने कराया है, आप क्यों मुझसे वो टाइम खत्म करवाओगे, और आपने किया है तो आप क्यों एक्स्ट्रा टाइम खत्म करोगे, ठीक है। तो यहां से अपडेटेड आप मैगजीन से कर जाओ, नई वाली से मैगजीन ले लो सब लोग, देखो मैगजीन प्यारी है, ले लो, यहां से इसको कनेक्ट कर लो। आधे घंटे में यूपी स्पेशल आपका रिवीजन हो गया और आपको क्या चाहिए। जय हिंद।